आईएफएमएस सिस्टम जो आप काफ़ी समय से स्टेट के जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए बनाया गया है, उसमें रिसेंटली 1/1/2021 से ए&एफ बीएसआर वर्क ऑर्डर और एमपी एप्लीकेशन को भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो सबसे पहले अपन ये समझें कि ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करती हैं, आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं और कैसे ये डेटा एक दूसरे को ट्रांसमिट करती हैं। तो इसमें अब अगर आप देखें, जो वर्क से जुड़ा हुआ सिस्टम है उसमें 5 सिस्टम काम लिए जा रहे हैं। पहला जो है वो ए&एफ वाला सिस्टम है, जिसको afs.raj.nic.in पर होस्ट किया गया है। और इसका जो मूल कार्य है वो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली सैंक्शन जारी होती है तो उस प्रोजेक्ट की जो ए&एफ है वो इस सिस्टम द्वारा जारी की जाएगी। ये पहला स्टेप है। अगर ए&एफ सिस्टम से ए&एफ को जारी नहीं किया गया है तो नीचे वाले जितने भी सिस्टम हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कार्य करना है वो afs.raj.nic.in पे करना है। और जब आप इससे आप ए&एफ जारी करवा लेंगे या आपको ए&एफ मिल जाएगी, तो जो सेकंड सिस्टम काम करता है वो टेक्निकल सैंक्शन का सिस्टम है, जहां पर उस कार्य की, उस प्रोजेक्ट की अपन उसको एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहले अपन उसका एस्टिमेशन निकालते हैं। एस्टिमेशन निकालने का कार्य जो है वो ts.raj.nic.in पर होगा, जिसको अपन डिटेल एस्टिमेट बनाते समय आपको क्या चाहिए होता है। जनरली आपको किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप उसकी डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं तो पहले हमने इसमें एक सिस्टम बनाया है, वो इस तरह से बनाया है कि हो सकता है एक ही काम मल्टीपल डिवीजन द्वारा किया जाए। तो जो मूल कार्य है उसको हमने प्रोजेक्ट नाम दिया है और जो डिवीजन द्वारा किया जा रहा है उसको हमने वर्क नाम दिया है। तो सबसे पहले वर्क किसी डिवीजन को असाइन किया जाएगा और वो जो वर्क असाइन हुआ है उस डिवीजन को, तो वो डिवीजन उस पर्टिकुलर वर्क का एस्टिमेशन तैयार करेगा। एस्टिमेशन तैयार करने के लिए उसको बीएसआर सिस्टम में जो बीएसआर डली हैं उन सभी बीएसआर के आइटम यहाँ पर एस्टिमेट बनाते समय उसको उपलब्ध हो जाते हैं, उनको वो काम में ले सकता है और एस्टिमेट बनाने का कार्य आसानी से किया जा सकता है। जैसा आपको पता है, कई बार कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जिनका बीएसआर बुक में समावेश नहीं होता, मतलब अवेलेबल नहीं होती, तो उसको नॉन बीएसआर आइटम अपन ने कहा है। और नॉन बीएसआर कभी भी आप किसी भी कार्य की टेक्निकल डिटेल एस्टिमेट जब बनाएंगे तो उस केस में आप उसमें बीएसआर आइटम और नॉन बीएसआर आइटम दोनों को डाल पाएंगे। नॉन बीएसआर आइटम के लिए कंडीशन रखी गई है कि हर एक नॉन बीएसआर आइटम को वो हेडक्वार्टर से उसकी अप्रूवल ले, बिना अप्रूवल के वो कार्य नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसा आपको मैंने बताया है, सबसे पहले आपकी ए&एफ निकल रही है। ए&एफ जो है वो फोरकास्टेड एस्टिमेट से निकलती है। फोरकास्टेड एस्टिमेट से आप ए&एफ जारी कराते हैं और ए&एफ जो है वो जिस भी विभाग को कार्य करना है वो ए&एफ वहां पर विजिबल हो जाती है, वहां पे दिखने लगती है। कौन से वाले सिस्टम पे? वो है टेक्निकल सैंक्शन वाला मॉड्यूल, जिसका अपन ने यूआरएल देखा था ts.raj.nic.in। टेक्निकल सैंक्शन वाले मॉड्यूल में अपन जब भी एस्टिमेट बनाएंगे तो तभी बना पाएंगे जब अपन को वो कार्य उस डिवीजन को करने को कहा जाएगा। जब ये कार्य कहा जाएगा तो टेक्निकल सैंक्शन वाले मॉड्यूल में बीएसआर वाले मॉड्यूल से
वो सारे आइटम अवेलेबल हो जाएंगे जो कि bsr.raj.nic.in सिस्टम में उपलब्ध है। इसके अलावा नॉन बीएसआर के लिए हमने ये आपको जैसा बताया पहले, उसमें ही प्रावधान किया है कि वो सिस्टम जो है, वो सारे जो आइटम हैं वो पहले एचओडी विभाग का जो एचओडी है उनसे जब तक उनको आप अप्रूव नहीं कराते तब तक वो टेक्निकल सेंक्शन बनेगी ही नहीं। आपको बनाने के लिए पहले उनको अप्रूव कराना जरूरी है। जब आप टीएस बनाने के लिए प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास उसकी कंपिटेंसी नहीं हो, है ना। जैसे आपको एक्सचेंज को 2 लाख की पावर है और ये जो आपने वर्क को जब आपने जोड़ा तो वो कार्य जो है वो 2 लाख से ज़्यादा का हो गया। तो इसमें हमने सिस्टम में ये मतलब ऑप्शन दिया है कि आप उस टीएस को अपने एसी एससी या जो भी आपके चैनल में ऑफिसर्स हैं उनको आप फॉरवर्ड कर पाएंगे, और वो फर्दर जब वो लॉगिन करेंगे सिस्टम में टीएस वाले में, तो अगर उनकी कंपिटेंसी है तो वो टीएस जारी कर देंगे, और जारी नहीं कर पाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, उसको फर्दर अपने हायर अथॉरिटी को भेज सकते हैं। तो ये हमने चेनिंग इसमें रखी है। एक बार जब टीएस बन जा रही है तो उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी बनाने का सिस्टम अपन ने टीएस वाले टेक्निकल सेंक्शन वाले मॉड्यूल में ही किया गया है। जो बीओक्यू बन जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी बन जाता है, इसके बाद ये सिस्टम किससे बात करता है, वो ईप्रॉक वाला सिस्टम है, जेम वाला सिस्टम है, या लिमिटेड टेंडर वाला सिस्टम है, किसी से भी आप बात करें। इसमें सिस्टम में हमने ऑप्शन दिया है कि आप बताएं कि कौन से सिस्टम के थ्रू आप इसका L1 जो रेट है उसको लाने का कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद ये जब आप उसको बता देंगे तो वो जो वो वर्क है ना, वो वर्क ऑर्डर के फॉर्मेट में बनने के लिए आपको वर्क ऑर्डर और एमबी मॉड्यूल में अवेलेबल हो जाएगा। ऑर्डर और एमबी का जो मॉड्यूल है उसमें क्या होता है, डेटा जो टेक्निकल सेंक्शन जो जारी हुई है उनका डेटा बीओक्यू के में बदलने के बाद यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, और अवेलेबल होने के बाद आप किसी ठेकेदार को कार्य असाइन कर सकते हैं। जो भी आपको L1 ठेकेदार बना है उसको आप कार्य असाइन कर दीजिए। और इसके अलावा सारे हमने ऑप्शन दिए हैं कि ये जो कार्य है, वर्क ऑर्डर जो है, कार्य आदेश, ये कौन एक्सीएन एग्जीक्यूट करेगा, कौन एईएन करेगा, कौन जेईएन करेगा, और कौन ऑब्वियसली कौन जो कॉन्ट्रैक्टर कौन है वो इस सिस्टम में बताया गया है। और फिर जो आपने डिटेल एस्टीमेट में आइटम को बताया है, जिनको हमने शेड्यूल जी में दिखाएंगे या शेड्यूल एच में, अगर बीएसआर आइटम है तो शेड्यूल जी में दिखेगा, नहीं तो एच में दिखेगा। इनकी मेजरमेंट जो है वो फील्ड में जेईएन द्वारा लिया जा सकेगा। और फिर जो प्रोसेस आपका अभी फॉलो होता है उसी तरह एईएन के पास, फिर एक्सएन के पास, फिर एईएन के पास एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक्सएन के पास एब्स्ट्रैक्ट को वेरीफाई करने के लिए, ठेकेदार के पास एब्स्ट्रैक्ट को मतलब वो एग्री कर रहा है ये पूछने के लिए, और उसके बाद वो बिल के फॉर्मेट में जो अपना एग्जिस्टिंग वेब मॉड्यूल है वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। तो हमने पूरा प्रोसेस बनाने की कोशिश की है, और इसमें हमने जो हेल्पलाइन बनाई है स्टेट की, वो जो वैम की एक्जिस्टिंग हेल्पलाइन है वहीं पे कार्य कर रहा है, 2743753। और मेल आईडी हमने ifms.raj-rj@nic.in रखा है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।